बाजार दर्शन पाठ का अंतिम भाग आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में इस निबंध के अद्भुत चरित्र जिनका नाम है भगत जी, उनके व्यक्तित्व का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है या लोक वैभव की व्यंग्य शक्ति क्या होती है जो हर किसी को झुका देता है। तो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वह बहुत भयंकर होता है। जैनेन्द्र जी के अनुसार बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर हमारे सामने से कोई धूल उड़ाती हुई गाड़ी चली जाती है तो उस समय हमें पैसे की व्यंग्य शक्ति वहाँ पर हावी हो जाती है। उस समय हम अपने माँ बाप को भी कोसने लगते हैं कि मैं कितना मेरा किस्मत जो है फूटा हुआ है, मैं इतना गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म लिया हूँ, काश मैं भी कोई अमीर माँ बाप के यहाँ जन्म लेता तो मेरे पास भी आज ऐसी गाड़ी होती। उस समय हमको बहुत तकलीफ होती है। तो ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है, लेकिन ये जो व्यंग्य शक्ति है वो चूरन वाले भगत जी के ऊपर क्यों नहीं चल सकता? आखिर चूरन वाले भगत जी में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है कि यह जो व्यंग्य शक्ति है उसके सामने पानी पानी हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो वो जो ताकत है, वह जो बल है, वह है आत्मसंतुष्टि की बल, एक आत्मिक धार्मिक नैतिक बल कहना चाहिए। और यही क्या है? आत्मसंतुष्टि की बल है, स्पिरिचुअल, आत्मिक धार्मिक या नैतिक। तो जब ये आत्मसंतुष्टि के बल आ जाता है मनुष्य में तो उसके सामने जो पैसे के व्यंग्य शक्ति है वह बिल्कुल भी नहीं चल सकता। उस समय हमारे मन में किसी भी और वस्तुओं के बारे में, भौतिक वस्तुओं के बारे में चाह नहीं जगती। तो भगत जी के मन में बिल्कुल भी वैभव के प्रति कोई चाह नहीं है, धन दौलत के प्रति कोई चाह नहीं है। बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति भगत जी हैं। वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अगर हमारे मन में वैभव के प्रति तृष्णा का भाव आ जाए, लालसा की भाव आ जाए तो मनुष्य निर्बल हो जाता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, सबल व्यक्ति नहीं झुकता। वह अबलता है जो व्यक्ति झुक जाता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो यहाँ पर मनुष्य पर धन की विजय हो जाती है और चेतन पर जड़ की विजय हो जाती है, क्योंकि मनुष्य एक चेतन प्राणी है और धन क्या है? जड़ है। लेकिन जब मनुष्य ही झुक जाए तो वहाँ पर मनुष्य की क्या है? हार हो जाती है। तो यहाँ पर भगत जी के बहुत ही अद्भुत चरित्र कहना चाहिए। उसके मन में आत्मनियंत्रण, आत्म संतुष्टि की भावना है जो और व्यक्तियों के पास नहीं होती है। और यही कारण है कि बाजार का जो चकाचौंध है वो भगत जी को आकर्षित नहीं कर पाता है। तो कबीरदास जी का जो दोहा है बिल्कुल फिट बैठता है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो इंसाहम साह। तो जिसके मन से चाह निकल गया है वह व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, वही इस संसार का असली राजा होता है। और भगत जी के चरित्र जो है बिल्कुल कबीरदास जी के जो लिखे हुए जो दोहा है इसमें बिल्कुल सटीक बैठता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। लेखक कहते हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए और मुझे देखते ही उन्होंने जयराम किया, नमस्कार चमत्कार किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। जिस समय लेखक उनको देखे बाजार में दोनों मिल गए तो उनकी आंखें बंद नहीं थी, वो सब सामान देख रहे थे। जैसे हम लोग भी सामान देखते बाजार जाते हैं, वो भी सभी मार्केट को घूम रहे थे, देख रहे थे। वो किसी को बिल्कुल कोस भी नहीं रहे थे, ऐसा मालूम नहीं पड़ते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे, सबको जानते थे। भगत जी ने सबको ही हंस हंस कर पहचाना, सबसे नमस्कार चमत्कार करते गए, सबका अभिवादन लिया और उस सबको भी अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। मतलब
बिल्कुल वो सभी को देखते हुए, दुकान के सभी सामान को देखते हुए उनकी दृष्टि सभी ओर था, लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। जैसे कई बार हम जाते हैं और कोई सामान हमको बाजार में पसंद आ जाता है तो उसको हम बिल्कुल भौचक्के रहकर, मतलब टकटकी दृष्टि से देखने रह जाते हैं, अरे ये तो सामान बहुत अच्छा है, इसको मैं ले लूँ क्या। उस सामान को लेने का हमारा मन करता है। उस प्रकार से इनका मन नहीं है, वो भौचक्के रहने की लाचारी उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। पसो मतलब किसी प्रकार की असमंजस की भावना उसके मन में नहीं था। पसोपेश मतलब क्या होता है? असमंजस। और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। हम लोग कई बार खोए खोए रह जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उस सामान को बहुत ललचाई दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से भगत जी नहीं करते। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, क्योंकि चौक में अनेक प्रकार के जो सामान है वो सजा हुआ चौक में भरा पड़ा है, जो मनुष्य को, अन्य मनुष्य को आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर भगत जी को बिल्कुल भी वो नहीं लुभा पाता है। तो उस सबके प्रति अप्रीति मतलब किसी प्रकार की कोई नफरत की भावना भगत जी के मन में नहीं है। वो सब सामान देखते हैं। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। वो बाजार को उसी दृष्टि से निहारते चले जाते हैं जैसे पूरे माल, पूरे बाजार के प्रति उसके मन में क्या हो? आशीर्वाद हो। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में वो बाजार जाते हैं, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। क्यों कोई रिक्त? मतलब उसके मन में किसी प्रकार की लोभ की, लालसा की भावना नहीं है। उसके मन में तो संतोष की भावना है, आत्मसंतुष्टि की भावना है। देखता हूं खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। खुली आंख उनकी दृष्टि सभी ओर है। तुष्ट मतलब एकदम संतुष्ट नजर आते हैं, और मग्न मतलब आनंद से बाजार जाते हैं और चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। उनका कुछ भी उनको नहीं हो सकता। कहीं भगत नहीं रुकते हैं उस बाजार में, उस चौक में, फैंसी स्टोर में, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं है। रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, जहाँ उनके चूरन बनाने का सामान मिलता है। वही पंसारी की दुकान में वो रुकते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। किसी प्रकार से वो बाजार से विमुख है ऐसी बात नहीं है कोई, कि मैं इस बाजार में नहीं जाऊंगा, इस सामान को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मेरी दृष्टि नहीं जाएगी। उस प्रकार का कोई हठीला व्यवहार वो नहीं करते। वो बाजार से विमुख नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है ना। कब तक उपयोगी है? जब तक वहां जीरा मिलता है और नमक मिलता है। मतलब उनकी जरूरत की जो सामान मिलता है तभी वह बाजार जो है, उसके लिए वह दुकान उपयोगी है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसको जो सामान चाहिए वही सामान खरीदता है। बाकी कोई सामान में उसका बिल्कुल ललचाई दृष्टि नहीं है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। उनको एहसास है कि बस मुझे तो क्या चाहिए? जीरा और नमक चाहिए। और यही जो प्रतीति है, यही जो एहसास है, यही एहसास के बल पर शेष चांदनी चौक का जो आमंत्रण है वो व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है। चौक की चांदनी, यहाँ पर चांदनी बार बार आ रहा है। चांदनी चौक दिल्ली के बाजार के यहाँ पर वर्णन है, स्पष्ट होता है यहाँ पर। तो वहाँ दिल्ली के चांदनी चौक की जो बाजार है, वहाँ जो एक अनेक सामान जो है वो बिल्कुल भूखी रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। तो और भी जो सामान है और भी जो दुकान है, उनसे भगत जी को कोई भी एतराज नहीं है। भगत जी के मन में जैसे सबके लिए कल्याण की ही
भावना हो, इस प्रकार से लेखक व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को हम पढ़ें भगत जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो जैसे भगत जी हैं, भगत जी के मन में जैसे आत्मसंतुष्टि की भावना है, वैसे हमारे मन में अगर आत्मसंतुष्टि, आत्मनियंत्रण की भावना रहे और हम बिल्कुल तय करके जाएं कि हमें बाजार से केवल क्या खरीदना है, हमारे दिमाग में पहले से है, तो बाजार का जो आमंत्रण है वह व्यर्थ हो जाता है और हमें भी इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? जो जानता है कि मुझे बाजार से क्या चाहिए। हमको भली भांति पर जानना होगा कि हम बाजार क्यों जा रहे हैं। और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जो नहीं जानते क्या करते हैं, अपने परचेजिंग पावर, पैसे की घमंड के गर्व से अपने पैसे से केवल क्या कहते हैं, बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं। उनके कारण बाजार का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। तो बाजारूपन का तात्पर्य क्या है? कपट से है। पीछे प्रश्न है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, तो बाजारूपन का तात्पर्य कपट से है। तो बाजारूपन ऐसे क्यों बढ़ता है, कपट क्यों बढ़ता है? यही जो पैसे के पावर वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये दुकानदार जैसा कहता है, MRP से भी अगर अधिक कीमत में उनको सामान बेचता है तो भी वो खरीद लेते हैं, जिससे बाजार का जो वातावरण है वह पूर्णतः क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जो गरीब व्यक्ति हैं वो उनका क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से उस बाजार में अनेक प्रकार के जो आपस का जो प्रेम भावना है, सुहृद की भावना है, वह कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। तो बाजारूपन का तात्पर्य क्या है? कपट से है। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी, मतलब सद्भावना जो है, अच्छे विचार मनुष्य से घट जाता है। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं, क्योंकि कपट वहां पर हावी हो गया। तो उस समय आदमी आपस में जो भाई भाई है वो भी भाई भाई नहीं रह जाता, और सुहृद मतलब हमारी हृदय की जो प्रेम भावना है, स्नेह भावना है, वो घट जाती है। हम पड़ोसी से भी अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की बाजार में लेन देन चलती है, पैसे वाले पैसे को उड़ाता है और बाजार से अनाप शनाप रेट में कोई भी सामान खरीद लेता है, तो उसका प्रभाव पूरे समूचे समाज पर पड़ता है। और समाज का जो एक प्रकार की जो भावना होती है वह कमजोर हो जाता है, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। ग्राहक मतलब ग्राहक, बेचक मतलब व्यापारी की तरह व्यवहार करते हैं। एक बाजार में जो प्रेम भावना जो होना चाहिए वह नष्ट हो जाता है, और केवल सामान लेने वाले ग्राहक और बेचने वाले व्यापारी की तरह ही दोनों का व्यवहार हो जाता है, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है तो वहां पर एक दूसरे को, ग्राहक और जो बेचक है, व्यापारी है, दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, क्योंकि वहां पर एक दूसरे को ठग रहे हैं, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि बाजार का जो व्यवस्था है हमारे आवश्यकताओं के आदान प्रदान के लिए ही बनाया गया है बाजार को, लेकिन यह कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता है, बल्कि शोषण होने लगता है वहाँ पर एक दूसरे का। तब कपट वहाँ पर सफल हो जाता है और निष्कपट व्यक्ति उस बाजार का शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, अंधा है, वह मायावी है,
मायावी शास्त्र है, क्योंकि वहाँ सभी लोग एक दूसरे को किसी भी तरह से अपने लोक लुभावनी व्यवहार से एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाता है तो वहाँ लोगों का अन्याय होता है और खास करके जो ग्राहक होते हैं वो उस बाजार का शिकार होते हैं। तो बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण पाठ है बाजार दर्शन, आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो इस पाठ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे कि बाजार का वास्तविक मूल दर्शन क्या है, बाजार हम जाएं तो कैसे जाएं, बाजार जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो इस पाठ की जो महत्वपूर्ण जो बात है वो वही बात है कि बाजार हम कब जाएं, जब हमारा मन भरा हो तब हमें बाजार जाना चाहिए और सोच समझ कर बाजार जाना चाहिए। पहले से हमारी ज़रूरत क्या है इसको तय करके जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं तो हम बाजार से केवल अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदेंगे और इस बाजारवाद का हम शिकार नहीं बनेंगे और एक अच्छे ग्राहक भी बनेंगे और बाजार भी धन्य होगा और हम भी धन्य होंगे। धन्यवाद।